वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने राष्ट्रपति के संबंध में जाना और हमारा यही टॉपिक चल रहा था कि राष्ट्रपति से जुड़ी हुई प्रमुख जो आर्टिकल्स हैं उनके बारे में हमने जाना। आज हम राष्ट्रपति से जुड़े हुए एक अगले आयाम की ओर बढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं। ठीक है, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं, वो शक्तियां संविधान के किस भाग में है, कौन से आर्टिकल में है, किस उनके तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उनमें क्या राष्ट्रपति के ऊपर क्या लिमिटेशंस लगी हुई हैं, उन सब चीजों की चर्चा आज हम करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चूंकि संविधान में अगर हम कहें कि भारत का जो सर्वोच्च संवैधानिक पद है वो है राष्ट्रपति। ये भारत का मुखिया है, एक तरीके से भारत का राष्ट्राध्यक्ष है। चूंकि ये भारत का संवैधानिक प्रमुख है, इसी कारण संविधान ने राष्ट्रपति को बहुत सारी व्यापक शक्तियां प्रदान की हैं। ठीक है, तो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम राष्ट्रपति की इन शक्तियों को विभिन्न खंडों में विभाजित करके पढ़ते हैं। जैसे हम राष्ट्रपति की कुछ ऐसी शक्तियां देखेंगे जो जुड़ी हुई हैं कार्यपालिका से, तो इन्हें कहेंगे राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां। ठीक है, फिर उसके बाद एक हम देख सकते हैं कि जो राष्ट्रपति है वो संसद का अभिन्न अंग है, 79 अनुच्छेद 79 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो संसद के तहत संसद में राष्ट्रपति की क्या क्या पावर्स हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनयन करेगा। ठीक है, लोकसभा में भी 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनयन करता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त वो संसद के संबंध में और क्या क्या महत्वपूर्ण पावर्स अपने पास रखता है। ठीक है, यानी कि विधायिका से रिलेटेड जो शक्तियां हैं उन्हें हम दूसरे खंड में पढ़ेंगे, जिन्हें हम कह सकते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। ठीक है, तीसरे खंड में हम देख सकते हैं कि राष्ट्रपति जो है वो भारत की न्यायपालिका द्वारा दंडित व्यक्ति की सजा को क्या माफ कर सकता है, कम कर सकता है, इस संबंध में उसके पास कौन कौन सी शक्तियां हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा, आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, उसके अलावा वो राष्ट्रपति जो है वो न्यायपालिका के अधीन या न्यायपालिका में वो क्या क्या शक्तियां रखता है, क्या क्या कार्य कर सकता है, उन शक्तियों को हम जानेंगे, जिन्हें हम कहेंगे न्यायिक शक्तियां। कैसी शक्तियां दोस्तों? न्यायिक शक्तियां। चौथे पॉइंट में हम देखेंगे कि राष्ट्रपति जो है वो भारत के अंदर आपातकालीन स्थितियों में कौन कौन सी शक्तियां अपने पास रखता है, उनका प्रयोग वो किस प्रकार से करेगा, क्या वो इससे इनका प्रयोग करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है या नहीं, अगर नहीं तो किसके कहने पर, किसकी सिफारिश पर वो इनका प्रयोग करेगा। तो ऐसी शक्तियों को हम देखेंगे जिन्हें हम कह सकते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। कैसी शक्तियां दोस्तों? आपातकालीन शक्तियां। इसके अलावा हम राष्ट्रपति की कुछ वित्तीय शक्तियों के बारे में भी देख सकते हैं। ठीक है, और छठे पॉइंट में हम राष्ट्रपति की अन्य जो बची हुई शक्तियां हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम राष्ट्रपति की इन व्यापक शक्तियों को कुछ खंडों में विभाजित करके पढ़ेंगे, जिसमें कार्यपालिका से जुड़ी हुई शक्तियां पढ़ेंगे, विधायिका से जुड़ी हुई, न्यायपालिका से जुड़ी हुई, आपातकाल से जुड़ी हुई शक्तियां हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, शुरुआत करेंगे सबसे पहले कार्यकारी शक्तियों से। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों से। देखिए, इसमें हम जानेंगे कि राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका में क्या क्या अपनी शक्तियां रखता है। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में एक आर्टिकल पढ़ा था, आर्टिकल 53। कौन सा दोस्तों? आर्टिकल 53, अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में कहा गया था कि संघीय कार्यपालिका से यहां तात्पर्य है जो हमारी केंद्र सरकार है उसकी कार्यपालिका से। जो संघीय कार्यपालिका है, इस संघीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होंगी दोस्तों? राष्ट्रपति में निहित होंगी। किसमें निहित होंगी? राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा।
अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। यह आर्टिकल 53 में लिखित है। अनुच्छेद 53 में यही कहा गया है कि जो भारत का राष्ट्रपति है, ये जो संघीय कार्यपालिका है, केंद्र सरकार की जो कार्यपालिका है, इस केंद्र सरकार की कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। यहां पर जो शब्द है अधीनस्थ अधिकारी, यहां पर अधीनस्थ अधिकारियों से तात्पर्य है दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद से। भारत के प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद से तात्पर्य है। यानी कि अनुच्छेद 53 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है उसकी जो शक्तियां हैं उनका प्रयोग वह कुछ परिस्थितियों में तो स्वयं जो उसकी स्वतंत्र शक्तियां हैं, ठीक है, और बाकी की जितनी भी शक्तियां हैं उनका प्रयोग वह प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा। मैं आपको यहां पर याद दिलाना चाहूंगा आपको अनुच्छेद 42, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी ने 1976 में, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन किया, जिसे लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसने संविधान के बहुत सारे आयामों को इफेक्ट किया, ठीक है, और इसी कारण इसे लघु संविधान कहा गया। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की, किसकी दोस्तों, मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया, मानने के लिए बाध्य कर दिया गया, ठीक है, एक तरीके से राष्ट्रपति को पूरे तरीके से बांध दिया गया, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था ये, ठीक है। लेकिन हालांकि उसके कुछ समय पश्चात, 2 साल पश्चात, मोरारजी देसाई जी ने 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया, जिसमें लिखा गया कि राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह को, किसको दोस्तों, मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार हेतु, किसके हेतु, पुनर्विचार हेतु वापस लौटा सकता है, पुनर्विचार हेतु एक बार वापस लौटा सकता है, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए ये आपको ये संविधान संशोधन यहां पर दोनों याद रखने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि वहां पर अधीनस्थ अधिकारियों से तात्पर्य प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद से था, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि मंत्रिपरिषद का गठन किस प्रकार से किया जाएगा, प्रधानमंत्री कौन होगा, उसकी नियुक्ति कौन करेगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा आर्टिकल 74, आर्टिकल 74 अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति की सलाह एवं सहायता हेतु, किसके लिए दोस्तों, राष्ट्रपति की सलाह एवं सहायता हेतु एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा, एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा, जिसका मुखिया कौन होगा दोस्तों, प्रधानमंत्री होगा, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। यह अनुच्छेद 74 में कहा गया है। अब सवाल यह उठता है कि जो हमारा राष्ट्रपति है, जो वो प्रधानमंत्री की जिसकी बात हो रही है, उसे कौन बनाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा और किसे प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, ये जस्ट आर्टिकल 75 में, 74 के जस्ट बाद आपको देखने को मिल जाएगा। आर्टिकल 75 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 75 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 75 में कहा गया है, 75 के खंड 1 में, ठीक है, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति लोकसभा में, किसमें दोस्तों, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को, बहुमत प्राप्त दल के नेता को भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। देखिए अनुच्छेद 75 के एक खंड 1 में कहा गया है कि जब लोकसभा के आम चुनाव होंगे तो उन आम चुनावों में जो राजनीतिक दल लोकसभा में सर्वाधिक बहुमत हासिल करेगा, सर्वाधिक सीट जीतेगा, उस बहुमत प्राप्त दल का जो नेता होगा उसे राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा और इस प्रधानमंत्री की सलाह पर ही मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति भी करेगा। यानी कि मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, किंतु यह राष्ट्रपति की स्वतंत्र शक्ति नहीं है, स्वविवेक शक्ति नहीं है, इसमें वो प्रधानमंत्री की क्या लेगा, सलाह लेगा। और 75 के खंड 1 में क्या कहा गया है कि लोकसभा में जिस राजनीतिक दल का बहुमत होगा
उस राजनीतिक दल, बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। ये 75 में कहा गया है, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहूंगा। देखिए कार्यपाल की शक्ति में सबसे पहला आपने आर्टिकल जाना है वो है अनुच्छेद 53, ठीक है, जिसमें कहा गया है कि संघीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। यहाँ पर अधीनस्थ अधिकारियों से तात्पर्य है प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद से। अब यहाँ पर चूंकि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद का उल्लेख आया है तो आपको ये भी राष्ट्रपति की एक कार्यपालिका शक्ति है कि कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान है कौन, प्रधानमंत्री, जिसके साथ ही जिसकी सलाह से ही राष्ट्रपति अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग करता है, तो उसकी नियुक्ति कौन करेगा। तो इसके लिए आपको याद रखना है आर्टिकल 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सलाह एवं सहायता हेतु एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा, जिसका मुखिया कौन होगा, प्रधानमंत्री। यानी कि प्रधानमंत्री भी एक मंत्री ही है लेकिन वो मंत्रियों में प्रधान है, ठीक है दोस्तों। अब सवाल ये उठेगा आगे कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो इसका जवाब आपको अनुच्छेद 75 में देखने को मिलेगा, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। देखिए यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, मैंने ये कतई नहीं कहा है कि हमारा जो प्रधानमंत्री होगा वो संसद के निम्न सदन अर्थात लोकसभा से ही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, जो हमारा प्रधानमंत्री है वो लोकसभा की बजाय राज्यसभा से भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है जो संसद का सदस्य ही नहीं है। तो ऐसा कैसे होगा, तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बार एक सवाल दिया गया था, सवाल कुछ यूं था कि मंत्री परिषद के मंत्रियों के मध्य विभागों का बंटवारा करने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन आपके कुछ इस प्रकार से थे। ऑप्शन ए भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन सी भारत की संसद, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, ठीक है। तो देखिए ये सवाल दिया गया था, तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, यहां से कई सवाल बना के दिए जाते हैं। जैसे आपके सामने मैं एक और सवाल रखना चाहूंगा, मंत्री परिषद के मंत्रियों का कार्यकाल होता है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने होंगे। ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 2 वर्ष, ऑप्शन डी निश्चित नहीं है, ठीक है। ये 2 सवाल आपके सामने हैं और ये दोनों सवाल जो हैं इनका ओरिजिन अगर कहीं हम देखें, उत्पत्ति अगर हम देखें, तो ये आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 से पूछे जाते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि यह जरूरी नहीं है कि हमारा जो प्रधानमंत्री है वो संसद के निम्न सदन लोकसभा से ही हो, वो राज्यसभा से भी हो सकता है, और ऐसे व्यक्ति को भी भारत का प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद का कोई भी मंत्री नियुक्त किया जा सकता है जो संसद का सदस्य नहीं है। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, यदि किसी ऐसे व्यक्ति को भारत का प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद का कोई मंत्री नियुक्त किया जाता है जो संसद का सदस्य नहीं है, तो ऐसी स्थिति में नियुक्ति होने के पश्चात, या मैं यूं कहूं शपथ ग्रहण करने के पश्चात, उस व्यक्ति को 6 माह के भीतर संसद की सदस्यता ग्रहण करना आवश्यक होगा, ठीक है। यह बात आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि
अगर हम थोड़ा सा अपना राजनीतिक इतिहास देखें, प्रधानमंत्रियों का इतिहास देखें, बैकग्राउंड देखें, तो आप पाओगे कि अधिकतर प्रधानमंत्री जो हैं वो कहीं ना कहीं लोकसभा के सदस्य हैं, निम्न सदन के सदस्य हैं। लेकिन हमने ये भी देखा है कि इसी इतिहास में कुछ ऐसे प्रधानमंत्री भी हुए हैं, जैसे कि आप बात करें एच.डी. देवगौड़ा की, आप बात करें इंदिरा गांधी जी की, आप बात करें डॉक्टर मनमोहन सिंह की, जो संसद के निम्न सदन के सदस्य नहीं थे, बल्कि वो संसद के उच्च सदन राज्यसभा के सदस्य थे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं आपसे यही कह रहा था कि जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री लोकसभा से ही हो, यह भी जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का कोई व्यक्ति संसद का सदस्य हो। ऐसे व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री या मंत्री बनाया जा सकता है जो संसद का सदस्य नहीं है। किंतु उसके लिए जरूरी क्या है? उसके लिए जरूरी यह है दोस्तों कि 6 माह के भीतर उसे संसद की सदस्यता ग्रहण करना आवश्यक होगा। यदि वह ऐसा करने में असफल रहा तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, मैं आपको जवाब बताता हूं। बात करते हैं पहले सवाल की कि मंत्रिपरिषद के मंत्रियों के मध्य विभागों का बंटवारा करने का अधिकार किसको प्राप्त है? ठीक है, देखिए अनुच्छेद 74 में हमने देखा और 75 में हमने प्रधानमंत्री के बारे में देखा। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी भारत का राष्ट्रपति करता है और मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति भी भारत का राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह से? प्रधानमंत्री की सलाह से। ठीक है, इसी कारण मंत्रिपरिषद का प्रत्येक मंत्री केवल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अर्थात राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत ही अपना पद धारण करता है। यानी कि मैं कहना यह चाहता हूं कि मंत्रिपरिषद में कोई मंत्री केवल तभी तक अपना वर्चस्व रख सकता है जब तक उसे राष्ट्रपति का क्या मिलता हो? सपोर्ट मिलता हो। और इनडायरेक्टली हम देखें तो वास्तविकता में यह सपोर्ट जो है ये राष्ट्रपति का नहीं बल्कि किसका है? प्रधानमंत्री का है। लेकिन देखिए, मंत्रिपरिषद के मंत्री के मध्य जो विभाग बांटे जाएंगे कि ये इसके व्यक्ति के पास रेलवे मंत्रालय होगा, इसके पास ये मंत्रालय होगा, ये तय करने की जिम्मेदारी जो है वो भारत के राष्ट्रपति की नहीं है, बल्कि मंत्रियों के मध्य विभागों का बंटवारा करने का जो संपूर्ण अधिकार है वो भारत के प्रधानमंत्री को ही प्राप्त है। राष्ट्रपति ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण समारोह के दिन जो भारत का राष्ट्रपति है उसे एक संदर्भित सूची सौंपेगा जिसमें व्यक्ति मंत्री के नाम के आगे उसके विभाग का नाम लिखा हुआ होगा। और राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति उस व्यक्ति को उस विभाग के मंत्री पद के और गोपनीयता की शपथ दिलवाएगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पॉलिटिकल सिर्फ शब्दों का खेल है। पॉलिटिक्स अगर आप शब्दों को ध्यान से पढ़ेंगे, टैलेंडर जो शब्द होते हैं, पुछल्ले जो शब्द होते हैं, उनको ध्यान से पढ़ेंगे तो शायद आपको बहुत आसानी होगी सवाल हल करने में। यहां पर यह नहीं पूछा गया कि मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, बल्कि पूछा गया कि मंत्रिपरिषद के मंत्रियों के मध्य विभागों का बंटवारा कौन करेगा। तो यह अधिकार किसको प्राप्त है? प्रधानमंत्री को। और मंत्रिपरिषद के मंत्रियों का कार्यकाल दोस्तों निश्चित नहीं होता। इसका सही जवाब है निश्चित नहीं है। अब आप कहोगे कि सर सरकार 5 साल रहती है तो 5 साल होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। मैंने वही तो कहा कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति किसकी सिफारिश से करता है? प्रधानमंत्री की सिफारिश से। और उन्हें उनके पद से हटाने का कार्य भी वो प्रधानमंत्री की सिफारिश से ही करेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद का प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने देखा कि राष्ट्रपति जो हमारा जो प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और प्रधानमंत्री के कहने पर ही वो मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों की सिफारिश से अपने अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। और केवल इतना ही नहीं, इसी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर दोस्तों? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर जो भारत का राष्ट्रपति है, ठीक है, वो निम्न व्यक्तियों की भी नियुक्ति करता है, निम्न विभागों में भी नियुक्ति करता है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करेगा दोस्तों? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन किसकी सिफारिश पर? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। इसके अलावा
वह एजीआई की नियुक्ति, एजीआई मतलब महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी की नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किसकी सिफारिश पर? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। इसके अलावा वह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश होंगे, इन न्यायाधीशों की नियुक्ति, इन न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो भी कौन करेगा दोस्तों? राष्ट्रपति करेगा। किसकी सिफारिश पर? मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। लेकिन थोड़ा सा यहां पर एक चीज याद रखना, जब हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की बात होती है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बात होती है, तो इन न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश के साथ साथ संबंधित राज्य के राज्यपाल की भी सिफारिश आवश्यक रूप से लेता है। ठीक है दोस्तों, यहां पर इसके अलावा आप देखेंगे कि भारत का राष्ट्रपति जो है वो संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष प्लस सदस्यों, अन्य जो सदस्य होते हैं, इन सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेगा। किसकी सिफारिश पर? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। अब आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि वर्तमान समय में संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन है। ठीक है दोस्तों, यहां पर यूपीपीसीएस परीक्षा में एक बार इस वाले टॉपिक से ये सवाल दिया गया था। सवाल कुछ यूं था दोस्तों कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल यानी कि पदावधि, उनकी संख्या या अन्य प्रावधानों से रिलेटेड नियम बनाने का अधिकार निम्न में से किस व्यक्ति के पास प्राप्त है? राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास, संसद के पास या अन्य है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की पदावधि, ठीक है, तथा अन्य सेवाओं से संबंधित प्रावधानों का निर्माण करने का अधिकार जो है वो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त आप लोग याद रखेंगे कि भारत का राष्ट्रपति जो है वो अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट तथा अनुसूचित जाति, शेड्यूल ट्राइब्स आयोगों के, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करेगा दोस्तों? भारत का राष्ट्रपति। किसकी सिफारिश से? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश से। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि भारत का राष्ट्रपति जो है, भारत का राष्ट्रपति जो है वो भारत के कैग यानी कि नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी कौन करेगा दोस्तों? भारत का राष्ट्रपति ही करेगा। लेकिन किसकी सिफारिश पर? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। इसके अलावा आप देखेंगे कि भारत का राष्ट्रपति अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड क्लास, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करेगा दोस्तों? ये भी काम किसका है? राष्ट्रपति का। लेकिन क्या ये उसकी स्वतंत्र शक्ति है, स्वविवेक शक्ति है? नहीं, इसमें भी वो किसकी सिफारिश लेगा? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की। इसके अलावा भारत का राष्ट्रपति अल्पसंख्यक वर्ग आयोग, ठीक है, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी जो विभाग है, ठीक है, अल्पसंख्यक आयोग जो है, इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार भी किसको प्राप्त है दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। इसमें भी वो किसकी सिफारिश लेगा? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश लेगा। इसके अतिरिक्त आप देख सकते हो राष्ट्रीय महिला विकास आयोग, राष्ट्रीय महिला विकास आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय महिला विकास आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार भी किसका है दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति का। लेकिन इसमें भी वो किसकी सिफारिश लेगा? केंद्रीय मंत्रिपरिषद का। ठीक है, इसके अलावा भारत का राष्ट्रपति राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग का गठन करेगा। ठीक है, इसके अलावा भारत का राष्ट्रपति अंतरराज्य, केंद्र और राज्यों के मध्य अंतरराज्य, ठीक है, संबंध, अंतरराज्यीय संबंध आयोग की भी क्या करेगा? स्थापना करेगा, गठन करेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण वो आयोग हैं, वो कार्य हैं जो राष्ट्रपति के संबंध में एग्जामिनर हमसे एग्जाम्स में
पूछता है। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। जैसे कि मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, आपके अनुसूचित जाति और जनजातीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, उसके अलावा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, ओबीसी आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय बाल महिला विकास आयोग, राजभाषा आयोग, अंतरराज्यीय आयोग। इसके अलावा और देखें तो हम इसके अतिरिक्त भारत का राष्ट्रपति है वो और क्या कुछ कर सकता है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। सकती थी। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की कुछ विधायी शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां ठीक है दोस्तों। देखिए, आप राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों को याद रखने के लिए कुछ आर्टिकल्स हैं, बस उनको याद रख लीजिए। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, यहाँ पर विधायी शक्तियों से तात्पर्य है राष्ट्रपति की विधायिका से रिलेटेड, यानी कि विधायिका संघ सरकार में विधायिका के रूप में कौन कार्यरत है, हमारी संसद कार्यरत है। तो संसद से जुड़े हुए कौन कौन से अधिकार राष्ट्रपति के पास हैं, केवल उन्हीं की चर्चा इस विधायी शक्ति में की जाती है। इसके लिए आप कुछ आर्टिकल्स याद रख लीजिए। जैसे मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। जैसे आपको याद रखना होगा आर्टिकल 79, अनुच्छेद 79। उसके अलावा आपको याद रखना होगा अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 80, ठीक है। उसके अलावा आप याद रख सकते हैं अनुच्छेद 85। उसके अलावा हम याद रख सकते हैं अनुच्छेद 86, ठीक है। उसके अलावा आप याद रख सकते हो अनुच्छेद 108। कौन सा दोस्तों? अनुच्छेद 108। उसके अलावा हम याद रख सकते हैं अनुच्छेद 111, ठीक है। उसके अलावा हम याद रख सकते हैं अनुच्छेद 123। ये राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल है और इन्हीं आर्टिकल से एग्जामिनर आपको सवाल देता है। बस इन आर्टिकल्स को याद कर लेंगे तो पूरी विधायी शक्तियां आपके हाथों में आ जाती हैं। अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, उसके बाद 85, 86, 87, ये तीनों रेगुलर हैं, ठीक है। 80, 85, 86 और 86 और एक 87 और रह गया, सॉरी, माफी चाहता हूं। इसके अलावा आप याद रख सकते हो अनुच्छेद 87, ठीक है। अनुच्छेद 108, 111 और 123, ये राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक एक आर्टिकल से समझाऊंगा कि किस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, और वो क्या है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले अनुच्छेद 79 की। अनुच्छेद 79, देखिए अनुच्छेद 79 से जो अधिकतर सवाल दिया जाता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। संसद का निर्माण होता है या संसद का गठन होता है, या इसे दूसरे तरीके से संसद के अंग होंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और सवाल हो सकता है, संसद के सदनों की संख्या कितनी होगी। ये तीन सवाल आपको दिए जाते हैं, ठीक है। इन तीनों के लिए आपको अनुच्छेद 79 याद रखना है। देखिए, अगर मैं बात कर रहा हूं भारत की संसद की, यानी कि केंद्र सरकार की विधायिका की, ठीक है, जिसका काम होता है देश के लिए कानूनों का निर्माण करना, तो जो संसद है, इस संसद का उल्लेख जो है वो आर्टिकल 79 में है। कौन से में दोस्तों? आर्टिकल 79 में, जिसमें संसद के गठन का प्रावधान दिया गया है और कहा गया है कि संसद का निर्माण निम्न 3 अंगों से मिलकर होगा। संसद का गठन 3 अंगों से मिलकर होगा, जिसमें कहा गया है कि पहला जो अंग होगा राष्ट्रपति, वो संसद का अभिन्न अंग होगा। राष्ट्रपति संसद का क्या है दोस्तों? अभिन्न अंग है। ये रहेगा तो संसद है तो राष्ट्रपति है, ठीक है। और संसद का जो उच्च सदन है वो है राज्यसभा और निम्न सदन जो है वो है लोकसभा। राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 और लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में आपको देखने को मिलता है। तो संसद का गठन होता है कहां पर? अनुच्छेद 79। कितने अंगों से मिलकर? 3 अंगों से मिलकर। संसद के सदन कितने होंगे दोस्तों? केवल 2, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। तो अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होगा।
अर्थात संसद का निर्माण या गठन राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा इन तीनों से मिलकर होगा। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा की डिटेल चर्चा हम जब संसद का टॉपिक पढ़ेंगे उसमें करेंगे। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं, अब देखिए आपका 79 हो गया। ठीक है, बात करते हैं अनुच्छेद 80 की। ठीक है, देखिए बात करते हैं अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80, अगर हम 80 पढ़ रहे हैं तो आप याद रखिएगा मैं इसके तीसरे खंड की बात कर रहा हूं, 80(3) की। ठीक है, जिसमें भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार है, किसको अधिकार है दोस्तों? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि, राष्ट्रपति को क्या अधिकार प्राप्त है? राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त है कि वो संसद के उच्च सदन, संसद के उच्च सदन, उच्च सदन, यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं दोस्तों, संसद का उच्च सदन जो है वो है कौन सा? आपका राज्यसभा। इस राज्यसभा में 12 सदस्यों का, कितने सदस्यों का दोस्तों? 12 सदस्यों का मनोनयन करेगा। क्या करेगा दोस्तों? मनोनयन करेगा। और ये 12 सदस्य जो हैं, जो बगैर लड़े, चुनाव लड़े कहां संसद में चले जाते हैं या एमपी बन जाते हैं, यह अधिकार राष्ट्रपति का है। लेकिन क्या राष्ट्रपति किसी भी राह चलते व्यक्ति को या किसी भी आम नागरिक को क्या भारत के राज्यसभा का सांसद बना सकता है? तो जवाब होगा नहीं। इसके लिए भी हमारे संविधान के खंड 80 के अनुच्छेद 80 के तीसरे खंड में एक सीमा दी गई है कि ये जो 12 व्यक्ति हैं दोस्तों, ये 12 व्यक्ति ना आम नागरिक नहीं हो सकते। ये जो हैं ये 4 क्षेत्रों में, कितने क्षेत्रों में दोस्तों? 4 क्षेत्रों में। मैं क्षेत्रों की संख्या इसलिए बता रहा हूं कि ठीक कुछ इसी प्रकार की संख्या जो है, शक्ति जो है वो राज्यपाल को भी प्राप्त है। जिन राज्यों में विधान परिषद है उन राज्यों में विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का लगभग 1/6 भाग जो है वो राज्यपाल मनोनीत करता है। ठीक है, और वहां पर जो वो लोग मनोनीत होते हैं वो 5 क्षेत्रों से होते हैं और राष्ट्रपति कितने क्षेत्रों से लेता है? 4। कौन कौन से वो क्षेत्र हैं दोस्तों? कला, देखिए कला में आपका मनोरंजन भी आ जाता है, खेल भी आ जाता है। कला, साहित्य, विज्ञान और कौन सा दोस्तों? समाज सेवा। ये वो 4 क्षेत्र हैं जिनमें ख्याति प्राप्त जो व्यक्ति हैं, ध्यान रखिएगा शब्द मैं यहां पर बोल रहा हूं ख्याति प्राप्त, हर किसी को नहीं, ख्याति प्राप्त जो व्यक्ति हैं उनको ही भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में सांसद के रूप में या राज्यसभा सांसद के रूप में मनोनीत कर सकेगा। लेकिन ये उसकी स्वतंत्र शक्ति नहीं है, स्वविवेक शक्ति नहीं है, इसमें भी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश लेना अनिवार्य होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए वहां पर जब हम राज्यपाल हम पढ़ेंगे तो वहां पर 5वां क्षेत्र जो है, इन 4 क्षेत्रों के साथ 5वां क्षेत्र आता है सहकारिता का। सहकारिता के क्षेत्र में भी ऐसे 6 लोग जो है जो ख्याति प्राप्त हैं उनको राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद में मनोनीत कर सकता है। जैसे अगर हम राष्ट्रपति की ऐसी पावर की बात करें तो पिछले कुछ दिनों पहले सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा में मनोनीत किया गया था। उससे पहले कला हेमा मालिनी जी को भी किया गया था और भी कई सारे नाम हैं। ठीक है दोस्तों, ये था अनुच्छेद 80। ठीक है, इसके बाद के जो आर्टिकल्स होंगे उनके संबंध में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।